After Pitt's India Act of 1784, William Pitt the Younger personally chose Lord Cornwallis as the next Governor General. बट कॉर्नवालिस की एक कंडीशन थी दैट मुझे और अथॉरिटी चाहिए एज ए गवर्नर जनरल, तभी मैं ये पोस्ट संभालूंगा, वरना मैं नहीं संभालूंगा। कॉर्नवालिस का साफ कहना था कि गवर्नर जनरल को अगर स्ट्रॉन्ग पावर नहीं मिलेगा तो इफेक्टिव गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है इंडिया में। इसकी डिमांड पे पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 पास किया, जिसमें गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को मैसिवली अपग्रेड किया गया। So today we are going to know more about this. So are you ready? Let's begin. Hello everyone, welcome back to part 5 of our Indian Polity lecture series. भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग 5 में आप सबका स्वागत है। एंड प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम देखेंगे एक्ट ऑफ 1786, जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 भी कहा जाता है। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे 1786 के अमेंडिंग एक्ट का। उसके बाद फिर हम देखेंगे अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पर्पस क्या था इस एक्ट का, उसके बाद की प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के, सिग्निफिकेंस क्या था, आउटकम क्या था, एंड फाइनली हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो भी देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट, तो हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ला दिया जाता है, और इसके थ्रू गवर्नर जनरल की पावर जो है वो बढ़ा दी जाती है। ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो मोर स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाता है ब्रिटिश इंडिया में, यानी कंपनी के ऊपर कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो अब बढ़ने लगता है। फिर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था कि क्या एक ही पर्सन एक ही टाइम में दो पोस्ट संभाल सकता है? क्या जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट जो है संभाल सकता है? क्या ये लीगली पॉसिबल है? तो उस समय तक ये चीज जो है वो लॉ के द्वारा परमिट नहीं की गई थी। ठीक है, लॉ में ये साफ बताया गया था कि एक ही इंडिविजुअल जो है दो ऑफिस एक ही टाइम में नहीं संभाल सकता है। और ये जो है ये मेजर कंफ्यूजन क्यों आ रहा था? क्योंकि कॉर्नवालिस ने कहा था कि अगर मुझे गवर्नर जनरल बनाओगे तो मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाओ, दोनों पोस्ट मैं ही संभालूंगा एट ए टाइम, तो ही ये चीज़ पॉसिबल होगी, यानी मैं गवर्नर जनरल बनूंगा वरना नहीं बनूंगा। तो ये एक बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था पार्लियामेंट के लिए, बिकॉज जो पीएम है वो चाह रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो बन जाए गवर्नर जनरल, बट वो तैयार नहीं है। अपॉइंटमेंट की हम बात करेंगे कॉर्नवालिस की। तो 1786 में विलियम पिट द यंगर, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने चूज किया, सेलेक्ट किया कॉर्नवालिस को एज ए गवर्नर जनरल, बिकॉज उनको भरोसा था कि ये जो बंदा है ये इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज करके रख सकता है और हमें अच्छा आउटपुट जो है दे सकता है। बट कॉर्नवालिस ने कहा दैट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, बट आई एम हैविंग वन कंडीशन। और सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो एक कंडीशन क्या थी? दैट ही वांटेड टू होल्ड बोथ ऑफिसेस। वो कौन सी दो ऑफिसेस थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एंड कमांडर इन चीफ की। क्योंकि कॉर्नवालिस का यह मानना था कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक ही इंडिविजुअल जो है वो सिविल एंड मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकता है, कर पाएगा। So what was the purpose of amending Act of 1786? 1786 का जो एक्ट लाया गया उसके द्वारा सबसे पहले ये किया गया कि लीगली ऑथराइज किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहेगा वो कमांडर इन चीफ के पावर्स को भी यूज कर सकता है। मीन्स पहले जो चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, यानी एक ही इंडिविजुअल जो है दो पोस्ट नहीं संभाल सकता है एट द सेम टाइम, उस चीज को बदल के कर दिया गया कि जी नहीं, एक इंडिविजुअल जो है वो गवर्नर जनरल का भी पोस्ट संभाल सकता है एंड कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट संभाल सकता है एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, और इसके द्वारा ये कोशिश की गई कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है उसको हटाया जा सके और यूनिफाइड कमांड जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके, ताकि चीज़ें जो है स्मूथली चल सके इंडिया में। और इस वजह से क्या होता है? इस वजह से मतलब गवर्नर जनरल का पावर एंड कमांडर इन चीफ का पावर, दोनों पावर जब कॉर्नवालिस को मिल जाता है तो फिर वो इफेक्टिवली
अपने रिफॉर्म्स को फुल ऑथोरिटी के साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है और इसके इम्पैक्ट जो हैं वो भी बहुत जल्दी जो है देखने को मिल जाते हैं। लोग जो है इसका अपोज कर रहे होते हैं, कॉर्नवालिस का अपोज हो रहा होता है, फिर भी क्योंकि उसके पास मैक्सिमम ऑथोरिटी आ गई है इसलिए वो अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से ये जो अमेंडिंग एक्ट था ये एक तरीके से ट्रायल था, ये एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट था, टेस्ट था कि क्या एक स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज एग्जीक्यूटिव जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल जो है इंडिया में और बेहतर बना सकता है। तो इन चीज़ों को जो है ट्राई किया जा रहा था वाया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। ओके, देन की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्वेल अथॉरिटी जो है वो अलाउ कर दिया गया था, यानी सेम पर्सन जो है वो 2 पोस्ट होल्ड कर सकता था, गवर्नर जनरल का भी पोस्ट एंड कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट। तो ड्वेल अथॉरिटी जो है वो अलाउ हो गया इस एक्ट के द्वारा। देन ओवरराइड का पावर जो है वो भी मिल जाता है गवर्नर जनरल को। पहले क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वारेन हेस्टिंग के टाइम पे वो गवर्नर जनरल को ही हरा दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे सबकी वोट की वैल्यू सेम थी एंड काउंसिल के अंदर ज़्यादा लोग थे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो हो रहा था। बट जब कॉर्नवालिस आया तो उसने साफ कहा था कि मुझे भाई अथॉरिटी चाहिए तभी मैं अच्छे से चीज़ों को करके दिखा पाऊंगा। इसलिए ओवर राइडिंग पावर जो है वो कॉर्नवालिस को मिल जाती है और कॉर्नवालिस जो है वो अब ओवररूल कर सकता था काउंसिल के मेजोरिटी को इन केस ऑफ स्पेशल सिचुएशन और इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट यहाँ पे वो अपने मन से इस चीज़ को तभी कर सकता था जब वो इस बात के लिए तैयार हो कि आगे जो भी वो डिसीजन लेगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा, यानी उसके लिए वो आंसरेबल भी रहेगा। आगे जाके अगर कुछ मिस हैपनिंग होगी तो उसके ऊपर सवाल जो है पूछा जाएगा, तो उन सवालों का जवाब जो है वो होना चाहिए गवर्नर जनरल के पास। तो जब वो इस चीज़ के लिए रेडी था दैट या आई एम विलिंग टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय डिसीजन, तब ये ओवर रूल करने का पावर जो है गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। पहले जो है डिसीजंस वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते थे, बट इसके वजह से क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव का जो पावर था वो रिड्यूस हो जाता था एंड गवर्नर जनरल जो है वो जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। तो उसी कमी को दूर करने के लिए ये प्रोविज़न जो है वो लाया गया। साथ ही साथ की प्रोविजंस में हम देखें तो अगला प्रोविज़न क्या हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, यानी सेंट्रलाइज जो पावर है उसके वजह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो अच्छा होने लगता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल जो है वो अच्छा बनना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आगे हम देखते हैं कि लार्ज स्केल ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं ब्रिटिश इंडिया में इंग्लैंड की तरफ से। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो कॉर्नवालिस को काफ़ी पावर जो है मिल चुकी थी इन चीज़ों की वजह से, और इसकी वजह से वो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो कर पा रहा था। फॉर एग्जांपल उसने सिविल सर्विसेज में काफ़ी रिफॉर्म जो है लाया। सिविल सर्विसेज में उसने रिफॉर्म्स कैसे लाए? स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए करप्शन के अगेंस्ट, देन बेटर सैलरीज की इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ब्राइवरी केसेस। ठीक है, क्योंकि लोगों की सैलरी अच्छी होगी तो लोग जो हैं घूस लेना कम करेंगे या बंद करेंगे। तो ये रिफॉर्म्स जो है कॉर्नवालिस ने किया। देन क्रिएशन स्ट्रक्चर्ड पुलिस सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड क्वार्टर्स जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की। देन थानेदार एंड दरोगास का भी अपॉइंटमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। यूनिफॉर्म पुलिसिंग स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिटिश इंडिया में जो है लागू कर दिया जाता है। तो पहले ये सारे डिसीजन जो हैं वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था गवर्नर जनरल के लिए, क्योंकि काउंसिल के द्वारा अपोज कर दिया जा रहा था। बट अब गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए इन चीज़ों को जो है जल्दी किया जा रहा था। सो जुडिशरी में भी काफ़ी रिफॉर्म जो है वो कॉर्नवालिस ने किए एंड सबसे बड़ा अगर हम देखें तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि लाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, इसका भी काफ़ी ज़्यादा ओपोजिशन जो है हुआ था। बट फिर भी क्योंकि विलियम पिट जो है वो सपोर्ट कर रहे थे कॉर्नवालिस का एंड कॉर्नवालिस का सपोर्ट उन्होंने ओपनली किया था इस मैटर के ऊपर,
जब ब्रिटेन के अंदर इस मैटर पे काफ़ी ओपोजिशन फेस करना पड़ रहा था कॉर्नवालिस को, तब विलियम पिट ने सामने आकर कॉर्नवालिस का सपोर्ट जो है किया। तो हम देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े डिसीजन जो हैं वो अब गवर्नर जनरल ले पा रहा था, जस्ट बिकॉज उसकी ऑथोरिटी जो है बढ़ा दी गई थी, उसका पावर जो है वो बढ़ा दिया गया था। एंड साथ ही साथ इन चीज़ों को करके क्या हुआ कि डिसिप्लिन, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन जो है सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट के बीच में वो बढ़ जाता है। क्योंकि पहले अगर कहीं पे वार करना हुआ, किसी के साथ वार करना हुआ, तो जो गवर्नर जनरल था एंड जो कमांडर इन चीफ था, उनके बीच में पहले मीटिंग होगी, वो दोनों मिल के डिसाइड करेंगे और फाइनली जो डिसीजन लिया जाएगा काउंसिल के द्वारा, उसके बेस पे डिसीजन होता था कि वार जो है करना है कि नहीं करना है। बट अब ये दोनों फैसले जो हैं एक ही इंसान को लेना है, इसके वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और जल्दी जो है डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ वार जो है करना है कि नहीं करना है, या फिर पीस एग्रीमेंट जो है किसी के साथ करना है कि नहीं करना है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो सिविल एंड डिफेंस दोनों के मैटर्स को देख रहा है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्ट ऑफ 1786 ला कर फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव मॉडल का ब्रिटिश रूल के तहत भारत में रख दिया जाता है। आउटकम्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने इस एक्ट को एज एन एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्राई किया था, और वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रही थी कि क्या सेंट्रलाइज पावर जो है वो इफेक्टिव रहेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, एंड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन हम ब्रिटिश इंडिया में अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और खुशी की बात ये थी उनके लिए कि उनका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। कॉर्नवालिस ने प्रूव कर दिया कि स्ट्रॉन्ग जो सेंट्रलाइज पावर है वो बहुत ही ज़रूरी था इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द गवर्नेंस एंड कंट्रोल। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, पार्लियामेंट जो है ये जो स्पेशल पावर कॉर्नवालिस को मिला था इसको परमानेंट कर देती है फॉर ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बट जो अथॉरिटी, जो फ्रीडम, जो पावर कॉर्नवालिस को मिला था, आगे के गवर्नर जनरल को वही पावर जो है नहीं मिलता है, उनके पावर को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है, हल्का सा, ठीक है। और इस के द्वारा ये कोशिश किया जाता है कि गवर्नेंस जो है, कंट्रोल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे अच्छा बने एंड सारी चीज़ें स्मूथली जो है वो मैनेज की जाए। सो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रीजन पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 वाज, यानी 1786 में अमेंडिंग एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्यों पास किया जाता है? क्या वो पास किया जाता है टू एक्सपेंड द ट्रेड प्रिविलेज ऑफ द कंपनी, कंपनी को ट्रेड प्रिविलेज देने के लिए ये पास किया गया था? तो जी नहीं। क्या ये स्टैब्लिश करने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने के लिए पास किया गया था? तो जी नहीं। क्या ये मिलिट्री काउंसिल को एब्लिश करने के लिए पास किया गया था अमेंडिंग एक्ट? जी नहीं। तो ये किस लिए पास किया गया था? इट वॉज पास टू जस्ट टेस्ट द यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर वन स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें क्या कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। एंड पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट अलाउड द गवर्नर जनरल टू साइमल्टेनियसली सर्व एज कमांडर इन चीफ। क्या अमेंडिंग एक्ट 1786 लाकर ये अलाउ किया गया था कि गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल का भी पोस्ट संभालेगा और साथ ही साथ वो कमांडर एंड चीफ का भी पोस्ट संभालेगा? तो जी हाँ, ये चीज जो है वो किया गया था। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है दैट इट गेव द गवर्नर जनरल द पावर टू ओवरराइड द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। क्या ओवरराइडिंग पावर जो है गवर्नर जनरल को मिल गई थी काउंसिल के ऊपर? तो जी हाँ, मिल गई थी। देन थर्ड जो है ऑप्शन कह रहा है दैट इट इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तो ये आंसर गलत है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कॉर्नवालिस ने लाया था। कब लाया था? 1793 में। और वो क्यों ला पाया था? क्योंकि उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर जो है डिसीजन लेने की वो बढ़ा दी गई थी, इसलिए वो लाया था। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 लाकर परमानेंट सेटलमेंट जो है वो नहीं लाया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन 1 एंड 2। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। देन मेंस के लिए आप इस क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आंसर के लिए हिंट है कि आप इन पॉइंट्स को मेंशन करते हुए आंसर जो है अपना स्ट्रक्चर करेंगे एंड फाइनली कंक्लूजन जो है वो लिखेंगे।
ओके, एंड आपके पास अगर और भी हिंट पॉइंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो आज इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 में हमने देखा कि एक ये मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड अथॉरिटी दे दी। सिविल और मिलिट्री दोनों पावर एक ही आदमी के पास आ गई। बिकॉज ऑफ दिस कॉर्नवालिस वाज फाइनली एबल टू इम्प्लीमेंट वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स विदाउट डिले और रेसिस्टेंस। उसने सिविल सर्विसेज, पुलिस सिस्टम, जुडिशरी एंड लेटर परमानेंट सेटलमेंट जैसे बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया डायरेक्शन देती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद चार्टर एक्ट ऑफ 1793। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।